अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं ये गुलशन मेमार के पास UC 38 है और ये कहलाता है जी हिंदू गोट। आपको बताती चलूं कि आपको आसपास नज़र आ रहा होगा कि शायद मैं गांव में हूं, मैं गांव में नहीं हूं। हिंदू गोट है जहां की ये हैं तो वोटर, गवर्नमेंट को ये वोट देते हैं पर इनको सहूलियात कोई भी मयसर नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे यहाँ इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। आए चलते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा इस जगह को कहते क्या है? हिंदू गोट कहते हैं? यहाँ पर इस जगह का नाम है रैनजात आदम गोट हिंदू कॉलोनी से ये मशहूर है। ठीक है। और पिछले 25 सालों से यहाँ पर अक़लियती अवाम यहाँ पर रिहाइश पजीर है और मुख्तलिफ बरादरियाँ यहाँ पर रिहाइश पजीर है। उनके मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा सिख मज़हब का हमारा जो बना हुआ है, गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा के नाम से ज़ेर तमीर है। और यहाँ पर डेली की रूटीन में सुबह शाम नितनेम वगैरह, बाणी वगैरह, अरदास वगैरह, दुआ अरदास वगैरह की जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप वोट्स देते हैं, वोटर हैं आप वोटिंग लिस्ट में हैं? जी, मैं बिल्कुल वोटिंग लिस्ट में भी हूँ। मैं साबका सिटी काउंसिल। यहाँ के जो लोग हैं सारे तमाम? जी, तमाम ये वोटर लिस्ट यहीं से बनी हुई है। माशाल्लाह हमारे 302 वोट लिस्ट में नाम हमारे अक़लियतियों के आए हुए हैं। मज़ीद हम लोगों ने अभी भी वोट लिस्ट के हवाले से बातचीत की थी, उन लोगों को बुलाया। हम लोगों ने वोट लिस्ट में जिनकी करेक्शन थी वो चेक की और मज़ीद नाम थे वो हम लोगों ने ऐड करवाए। हमारे जो PTI के रहनुमा भाई साहब हमारे हैं, तो उन लोगों ने अपनी तरफ से भी टीम भेजी, तो हम लोगों ने वोट इंदराज करवाए। काफ़ी लोगों के इंदराज यहाँ पर करवाए। तो अच्छा, बहुत ठीक है। मुझे ये बताइएगा, आप वोटर भी हैं, आप वोट भी देते हैं, तो पाकिस्तान की जो कराची की सिंध हुकूमत है उसने आपको क्या सहूलियात दी हुई हैं? ज़रा कैमरे पे लोगों को बताएं, आपको यहाँ कौन कौन सी सहूलियात इस जगह पे मिल रही हैं? जी, थैंक यू। पहले सबसे पहले तो मैं आपका K21 का शुक्रगुजार हूँ, न्यूज़ का। नहीं, प्रॉपर तो नहीं मिल रही है मैडम। हम लोग, आप अगर अपने फंड से या कोई PTI का अपने फंड से, मुझे गवर्नमेंट लेवल पे ये बताएं कि आप लोगों को क्या चीजें मिल रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर पानी की सहूलियत तो नहीं है। काफ़ी तकरीबन पहले थी, जो हम लोगों ने वोट इंदराज करवा कर वोट किसी को देकर इलेक्शन जीत कर, तकरीबन 20-22 साल की बात, मैं आपको पिछले 20-22 साल की बात बता रहा हूँ, तो 3 इंच की लाइन हम लोगों ने अप्रूवल करवाई थी, डाली हुई थी, वो पानी आता था। तकरीबन 10 सालों से अब पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। हमारी माएँ बहनें, बच्चियाँ बेटियाँ यहाँ से, हमारी जो अक़लियती बरादरी की बहनें, माएँ बहनें, वो बाहर जाती है, बाहर जाकर डब्बे वगैरह लेकर वो पानी की मुश्किलात से, काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी बातें सुननी पड़ती है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पड़ोस में कुछ हमारे मुसलमान भाई है, पठान भाई है, तो वो लिहाज करके वो पानी भी देते हैं। बहरहाल हम लोगों ने रोड के हवाले से, सीवरेज लाइन के हवाले से, पानी के हवाले से MNA आफ्ताब जहांगीर साहब को अभी एप्लीकेशन दी हुई है, तो इंशाल्लाह उस पर प्रोसेस वो चल रहा है उनका और काम हो रहा है इंशाल्लाह। उन्होंने यकीन दयानी फुल यहाँ पर करवाई है। सिंध हुकूमत ने आपको क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दी हैं वो मुझे बताएं ना। कुछ फैसिलिटीज नहीं दी है मैडम। कहने का ये मतलब है कि थोड़ा बहुत ये फंडिंग वगैरह के हवाले से 1-2 मंदिर और कुछ गुरुद्वारे में थोड़ा बहुत फंड लगा है। बाकी कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी गई आवाम को जो आवाम को मिलनी चाहिए। तिब्बी अमवाल के हवाले से और दीगर जितने भी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ पर काफी मौजूद बंदे भी हैं, उनको भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा, ये बताएं, बल्दियात के हवाले से बताएं कि यहाँ पे वो निज़ाम कितना स्ट्रॉन्ग है? हालांकि कराची में तो कहीं भी नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे पूछ के मैं कंफर्म कर लूँ कि यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है आपका सीवरेज का निज़ाम, ये सारा जरा मुझे बताएं इस एरिया के हिसाब से। जी, दरअसल में मैडम मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ कि हमारे सीवरेज का ये हालात है कि बाहर लोगों ने ब्लॉक लगाया। हालांकि ये रोड अभी खान साहब की बदौलत ये हमारे को मिला है। ये 25 सालों में 25 साल मेरे यहाँ हो गए इस इलाके में। इस इलाके में सिंध गवर्नमेंट ने हमें स्कूल नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया और इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम नहीं दिया और यानी काफ़ी चीज़ें जो सीवरेज का निज़ाम अभी यहाँ नहीं है प्रॉपर। सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, गैस नहीं है। 25 सालों से ये बेचारे इधर जो है लकड़ियाँ जलाते, कोई सिलेंडर वगैरह भरते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। ये एक इदारे का स्कूल है राय निजात वालों का, तो उसके अंदर भी कभी असातिज़ा होते हैं, कभी नहीं होता। सरकारी स्कूल है इधर हमारे बराबर में, उसके अंदर असातिज़ा बिल्कुल है ही नहीं। और जो अस्पताल है, सरकारी जो अस्पताल है, उसके अंदर जो नर्सें वगैरह है वही दवाइयाँ देती है, उनको ना चेक करना, डॉक्टर्स नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते हैं। दूसरी बात ये बल्दियात अभी जो है ना, ये इनका आना शुरू हो जाएगा, वोट लेके ये लोग चले जाएंगे। सहूलत
को अगर देखा जाए ना हमें वोट देने से पहले आप पूछते नहीं है कि यहाँ पे आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? वादे ये लोग करते हैं, इधर लेनों से जो है ना आते हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है। तो अभी वोट लेके चले जाए तो उसके बाद ये लोग नज़र भी नहीं आते। यहाँ इस इलाके का जो चेयरमैन है, आज तक इन लोगों से पूछे, इन लोगों ने देखा भी नहीं होगा। जो कुछ काम यहाँ पे हो रहे अपनी मदद आपके तहत 2-4 हज़ार 5 हज़ार इकट्ठा करके वो सीवरेज लाइन जहाँ पे ज़्यादा पानी होते हैं वो खुद ही करते हैं। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे तकरीबन 25 साल हम लोगों के हो गए, यानी कोई चीज़ हमें नहीं दिया। इस मरतबा ये खान साहब की ये 3 साल हो गए, 3 सालों में से खान साहब के जो MNA हैं उन लोगों ने ये रोड हमें डाल के दिया है। ये 25 सालों में इसके अलावा कुछ भी हमें किसी ने नहीं दिया। सिंध गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। सिंध गवर्नमेंट की यहाँ दरअसल में ये 13 साल हो गए इनकी हुकूमत है। मुत्तहिदा का यहाँ MNA MP रहा, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये तकरीबन 25 सालों में सिर्फ ये हमें रोड मिला है, बकाया कुछ भी नहीं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि सिंध हुकूमत जो है उसने 25 सालों में इनके लिए कुछ नहीं किया और 3 साल में PTI ने जो है इनको पक्का रोड बना के दिया ताकि अपने घर से अगर कहीं जाते हैं तो आसानी से सफर कर सके। 3 साल में PTI ने इनके लिए ये काम किया, जो कि 25 साल में सिंध हुकूमत ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इन लोगों के हालात देखे। इस इलाके में बहुत ज़्यादा महरूमी है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में तो यहाँ कोई काम ही नहीं किया। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 25 साल में एक रोड बना है, तो आप अंदाज़ा लगाएं 13 साल इनकी हुकूमत और उससे पहले भी यहाँ पे आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा, बच्चियों का स्कूल नहीं मिलेगा। सारे लेबर हैं यहाँ ज़्यादातर जो आबाद हैं, मंडियों में काम करते हैं। एक एक घर में 6-6 बच्चे होते हैं। अगर आपको इस वक्त सरकारी स्कूल ये नहीं देंगे तो ये बच्चे आखिर आगे किस तरह जाएंगे? यहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि पूरा इलाका, हम जहाँ भी जाते हैं, आप भी जहाँ जाते हैं आप देख लें, जिस जगह अभी काम हुआ है MNA आफ्ताब जहांगीर साहब के फंड से, तो हर इलाके में आपको बंदा बताएगा कि ये 25 साल बाद 30 साल बाद काम हो रहे हैं। तो उससे ये अंदाज़ा लग जाता है सिंध गवर्नमेंट का कि इन्होंने यहाँ, अच्छा बल्दियात के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस पूरे इलाके के लोगों ने अपने चेयरमैन को नहीं देखा होगा कि वो किस तरह था। वो 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और अब मज़ीद देखें कि क्या हाल है बल्दियात के, वो इख्तियारात भी सिंध गवर्नमेंट ने लेके बादशाह बने हुए हैं, सारे इख्तियारात अपने हाथ में रख कर। उनको पता है कि नीचे इलाकों से कोई उठेगा, ऊपर आएगा तो कल वो हमसे भी पूछेगा कि इतने फंड आते हैं, आप ये कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन नहीं, सारा अपने साथ फंड रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं, ये जो नया बिल पास होने जा रहा है या हो चुका है या जो भी XYZ, इस पे बल्दियात का सिस्टम तो वैसे ही बहुत खराब जा रहा था, और अगर ये चीजें भी इनसे ले ली जाएंगी तो फिर क्या निजाम होगा? मतलब हम जीरो पे नहीं आ जाएंगे, जो अभी सूरत हाल है इससे और नीचे की तरफ जाएंगे? देखें, अभी हमारा कराची शहर है, आप इस वक्त अंदाज़ा लगाएं, आप KPK चले जाएं, जो देहाती इलाके थे वो आज शहर होने का मंजर पेश कर रहे हैं, वो शहर दिख रहे हैं। आप पंजाब चले जाएं, वो भी इलाके शहर। कराची सिटी मतलब इंटरनेशनल शहर है, उसके हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है कि बल्दियात को इख्तियारात दिए जाते हैं, वो लोगों के मसले हल करते हैं। अब मुझे बताएं, ये तो चलो MNA साहब यहाँ पर हैं, आ जाते हैं, ये लोग भी उनसे बासानी मिल लेते हैं, लेकिन अगर सिस्टम तो वही है, ये मसले हल होंगे बल्दियाती इख्तियारात देने से। आपके सामने मुशर्रफ साहब के दौर में जब इख्तियारात दिए गए, लोगों ने डिलीवर किया, पूरा शहर बना, और अभी भी तकरीबन उसी वक्त का शहर बना हुआ है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मतलब होना तो ये पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि इन्होंने जमहूरी निज़ाम में जो चीज़ें वो सारी अपने पास रख ली है। तो इस वजह से ये है कि ये निज़ाम दिन ब दिन बैठता जा रहा है, ये शहर खाना जंगी की तरफ जा रहा है। जिस तरह के इख्तियारात लिए जा रहे हैं, जिस तरह की हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, तो पता नहीं शहर के साथ कौन सा जो है ये उससे हिसाब लेना चाह रहे हैं, कौन सी बेनती है इस शहर के साथ कि वो इख्तियारात जो है दिन ब दिन लोगों से ले रहे हैं ताकि लोग हमारे ग़ुलाम रहें और हम लोगों से मिले भी नहीं। और इस तरह के इख्तियारात में नीचे लेवल पे इख्तियारात आएंगे तो लोग लोगों से मिलेंगे, अपने मसले हल कराएंगे। तो ये इनकी है, और बहुत ही मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह ये चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ये तो इस मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, शहर को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज तो ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप PTI की हुकूमत से खुश हैं? ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि जब मैं शोज करने जाती हूँ, मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाती हूँ, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा होगी। जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से महंगाई बहुत ज्यादा होगी। थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताएं कि महंगाई तो होगी, उसके साथ PTI के आने के साथ
आपको क्या सहूलियात मिल रही हैं या आगे मिलने वाली हैं, कौन सी प्लानिंग्स है ऐसी जो आम आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर आप ज़रा बात करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस वक्त आपने कहा कि पीटीआई से मुतमईन है, आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त पंजाब में भी ऐलान हो रहा है सेहत कार्ड का, केपीके में जो है वो सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं। इस वक्त आप चले जाएं जन अस्पताल में, जहाँ पे सिंध के बासी किस तरह अपने इलाज करवा रहे हैं। तो यही है कि ये मुतमईन है लोग, और इस वजह यह है कि वहाँ पे वो निज़ाम दे रहे हैं लोगों के एनआईसी के ऊपर 10-10 लाख रुपए जो सेहत के हवाले से हैं। महंगाई तो है, लेकिन अगर एक आदमी का कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी, उसको आज अल्लाह ना करे, तो वो जाकर 10 लाख तक जो है उसका इलाज उस कार्ड से कराते हैं। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट वो उस पे आ ही नहीं रही है कि लोगों को सहूलत मिले। 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है वो खुद उस वजह से कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, इस पे भी बहुत बात होगी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब होंगे, बहुत सारी बातें होना बाकी हैं। कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ पूछती हूँ, ये मुझे बताएं कि पानी मिलता है आप लोगों को? जी भरने जाते पानी की बहुत मुसीबत। कहाँ से पानी भरते हैं? ये पठान लोगों में से भरने जाते हैं। जब पानी जाते हैं, जब पीने का मिलता है, बाथरूम का नहीं है, नहीं बाथरूम में, नहीं गटर लेन है, कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, गटर लाइन भी नहीं है यहाँ, बाथरूम भी नहीं है, तो नहीं। किस तरह से आप लोग अपनी जिंदगी इतने अरसे से किस तरह से गुजार रहे हैं, जरा बताएं आप। नहीं पानी की, नहीं गैस नहीं है, नहीं पानी है। पानी हम लोग भरने जाते, जब पानी मिलता है कोई बात की परेशानी, बहुत बात। गैस बताएं, गैस किस तरह से, खाना किस तरह से बनाते हैं? लकड़ी से बनाते खाना भाई, जब चूल्हा जलाते लकड़ी खाना बनाते, फिर परेशानी है फिर बाजी। नहीं पानी है हमारा घरों में, नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं गैस है, नहीं बिजली है, हर बात की परेशानी है। नहीं बाथरूम है, नहीं गटर लाइन है, नहीं रोड का है, कुछ नहीं। हमारा मंदिर भी पक्का नहीं बना है बाजी, हमारा मंदिर भी ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वो दौर गुजार रहे हैं जिस दौर में बाथरूमें नहीं होती थी, जिस दौर में आप कहीं कोने में जाके वॉशरूम अपने तौर पे, अपनी मदद आपके तौर पे कहीं भी चले जाते थे। ये उस दौर में रह रहे हैं, पानी इनको नहीं मिलता, यहाँ पे गैस इनके यहाँ नहीं है, कोई भी सहूलत जो है इनको मैसर नहीं है यहाँ पे। किस तरह से ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्या है जब इनके पास हॉस्पिटल नहीं है, जब इनके पास स्कूल नहीं है, जब इनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये किस तरह से एक अच्छा इंसान बन के आगे अपनी जिंदगी प्रॉपर अच्छे तरीके से गुजारेंगे। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये बच्ची ने बताया, भाई पानी यहाँ नहीं है। पानी की आपको दिखाता हूँ, ये 3 इंच की लाइन लगी हुई है आपके सामने। सिर्फ वहाँ हमारे को ट्यूशन करनी है। ट्यूशन में हमारे को सिर्फ कितना खर्चा आ रहा है? 50 से 60 हजार आ रहा है। उसमें मेरे पास 25-26 हजार मेरे पास पड़े हैं, वो अपनी जेब का है। कोई अच्छा, मुझे ये बताएं कि एमएनए को तो अलग से फंड मिला ना अपने इलाके में काम करने। खान साहब ने बोला चलो अब 18वीं तरमीम के बाद सूबा अपने इख्तियारात खुद रखता है, तो मैं एमएनए को अलग फंड देता हूँ ताकि इलाके में सहूलियात पहुंचे। तो फिर आपको पानी की लाइन क्यों नहीं मिल रही? वाटर बोर्ड आप लोगों को क्या रोक रहा है, मसले पैदा कर रहा है कि आप यहाँ पीटीआई काम ना कर ले, कहीं पीटीआई का अच्छा नाम ना हो जाए? वजह क्या है? मतलब मुझे ये वजह नहीं पता ना। पीटीआई ने वादा किया है, जो ये सामने गुरुद्वारे की लाइन, जो पूरी ये जगह है ना, ये पूरी वहाँ से लेके 60 फुट से लंबाई है, और वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे संगे मरमर के पत्थर जो है ना वो लगाएंगे, और 3 फुट उसको चौड़ाई ऊपर करेंगे। ये हमारे पीटीआई की तरफ से हैं, उन्होंने माप करके किया है। उन्होंने बोला कि चंद दिनों में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन कल परसों ये आए थे हमारे पास, तो उन्होंने बाथरूम के लिए, उस तरफ हमारी बाथरूम हैं गुरुद्वारे के लिए, उन्होंने बोला कि बाथरूम भी आपको बना के देंगे। ये बताएं कि पीटीआई आने से पहले ऑयल कैसे किलो मिल रहा था? अफोर्ड कर सकते हैं हम? महंगाई जितनी है, गरीब आवाम अफोर्ड कर सकती है? अगर ऐसे है जैसे कह रहे हो आप, जो पहले महंगाई नहीं थी, ठीक है ना, पहले महंगाई नहीं थी, तो जैसे महंगाई के ऊपर ये पीटीआई जो आई है, हमारे खान साहब आया है, तो उन्होंने यही बताया है भाई, बिल्कुल जो महंगाई की तरफ से हर बंदा देख रहा है, जो बंदा इस तरीके से नहीं देख रहा है भाई, जो महंगाई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना लूट रहे हैं,
लेकिन वो जो हमारी रोडें, हमारी अंदर के जो काम थे हमारे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि महंगाई जो हो रही है, खान साहब, जो महंगाई हो रही है, अब मैं हैरत कर रही हूँ कि जिन्होंने करप्शन की, जो चोर थे वो चोर यहाँ से भाग गए। अब ये आम जो अवाम मेरे पास है ना, ये गरीब पिसेंगे। खान साहब जो कर रहा है ये हमारे लिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ये सही कर रहा है। जैसे हमारे पाकिस्तान हो, क्या कर रहे हैं मुझे बताएं ना, आप उस अवाम को बताएं। वो अवाम पूछती है कि जब आप जाते हो, इंटरव्यू करते हो, कोई खान साहब की तारीफ करता है, महंगाई पे नहीं बोलता, आप उनसे क्यों नहीं पूछती हैं कि खान साहब ने क्या किया है? ये वो अवाम के लिए आप बताएं। मैडम, सच्चाई के ऊपर जो भी बंदा काम करता है ना, उसी के ऊपर तो ऐसे ऐसे अंजाम आते हैं, बड़ा ये कर दिया वो उनकी सच्चाई पे तो मेरी बात सुने, कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। मैं एक एंकर होने के नाते एक चीज जरूर बोलूंगी कि उनकी सच्चाई पे, उनकी ईमानदार होने पे तो सवाल हम उठाते ही नहीं है। इससे हटके जो दूसरी बात है आप उस पर कहें, ये तो बात हम करते ही नहीं है। मैं एक एंकर होके कह रही हूँ कि उनकी ईमानदारी पे एक रत्ती बराबर भी हम लोगों का शक नहीं है। अब आप अगली बात पे आए, मैं महंगाई पे कह रही हूँ। आम आवाम ने क्यों वोट दिया खान साहब आपको? इसलिए दिया कि आप हमारी सोच रखेंगे, आप हमारा सोचेंगे। आज अगर आप ये सोच रहे कि चोर पैसे ले गए, चोर पैसे ले आए तो मैं महंगाई कम कर दूंगा, अफसोस की बात है। हम लोगों ने आपको वोट दिया, हम लोग लेके आए, हम लोगों ने सोचा एक नया पाकिस्तान बनेगा। हमें नहीं पता था कि वो नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला ये हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ये चंद दिनों में आप देखना, पूरे बाजारों में, पूरी कराची में छाना बछाना हमारा ये अवतार जहांगीर भाई काम करा रहा है, और हमारे दीगर हमारे खान साहब है वो हर जगह पर काम करा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी नौकरियों के ऊपर हर ध्यान दिया हुआ है कि गरीबों की नौकरियां हैं वो भी हम दिलवाएंगे उसी को। यहाँ की आवाम क्यों कह रही है कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे? यहाँ की आवाम खुदकुशी क्यों कर रही है? यहाँ की आवाम क्यों नहीं, आज जिन लोगों ने वोट दिया वो आज खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि हम लोग आपके साथ है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक है। मैं अभी आगे भी चलूंगी, आगे भी सेगमेंट है, प्रॉपर इस पे बात करूंगी, सवाल का जवाब जरूर लूंगी। ये आम मासूम लोग हैं जिनसे मैं सवाल कर रही हूँ, अपने तौर पर जिस तरह से जवाब देना चाह रहे हैं ये मुझे दे रहे हैं। पर पीटीआई के अगर मुझे यहाँ कुछ लोग मिलते हैं तो मैं उनसे सवाल करके आज जरूर कोशिश करूंगी कि मुझे जवाब मिले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी है, बल्दियात का निज़ाम यहाँ इतना स्ट्रांग है। वो रे भाई, सीवरेज का निज़ाम सारी चीजें, आप मुझे बताएं इसमें कितनी सच्चाई है? ये बता रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम है, ये तो कब का है, कोई 10 साल ये अपने मुशर्रफ के दौर में डला है, और ये सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम पड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत को 13 साल हुए हैं, 1 रुपए का भी काम नहीं किया है। साबिक जो बल्दियात के जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी यहाँ पे 1 रुपए का काम नहीं किया है। और यहाँ पे जो गरीब तबका रहता है वो सब परेशान है। आप एक एक से पूछ के पता कर सकते हैं कि इनको कितनी दुश्वारी है, पानी के लिए भी कितनी दूर जाते हैं। किसी के घर पे मतलब पानी की लाइन नहीं है? पानी की लाइन कहीं दूर है, वहां से भर के लाना पड़ता है। इनसे पूछ लें, किसी को घर के नजदीक कोई पानी का कनेक्शन है? कराची में तो ये है कि हर घर घर पानी देना चाहिए। सीवरेज का निज़ाम भी घर घर, ये जरूरी थोड़ी है कि कहीं दूर एक गली में हो सीवरेज का निज़ाम, और जो है ना आपने वहाँ से जो है ना सेटिंग अपनी खुद करनी है, या पानी दूर से भर के आना पड़ता है। ये इतनी परेशानी आवाम को उठानी पड़ रही है, और यहाँ पे सबसे गरीब तबका रहता है। ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि खुद जो है ना लाइनें डाल के ले आए, ये दूर दूर से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर पानी भरने जाएं। और सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम पड़ा हुआ है, उस पर इतने खर्चे करने पड़ते हैं, हर जो है 2-3 महीने के बाद वो बंद पड़ी रहती है। मेरे बल्दियात के निज़ाम चलाने वालों को कहीं आज हमारी नजर ना लग जाए कि मुझे ये बताइएगा कि सीवरेज का निज़ाम एक दूर जगह पे है, वहाँ ये औरतों का पर्दा होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, वो औरत है, उसकी इज्जत करना हमारा हक है। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, वो यहाँ से निकल के कहीं दूर जाके वॉशरूम यूज करे, कहीं दूर से पानी लेके आए। क्या आपका हक नहीं बनता कि इनके घर घर सीवरेज की लाइनें जाएं? क्या इनके घर घर पानी की लाइनें आए? क्या आप लोगों का काम नहीं बनता? ये पानी माफिया क्या है जो घरों तक पानी आने नहीं देता? क्योंकि घरों तक पानी आ गया तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। और इनके ऊपर कौन से बड़े हाथ है जो इनकी पुष्ट पे हैं, जिसकी वजह से कारोबार चमक रहा है? और ऐसी आवाम जो आम आवाम है, उन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस तरफ मेरे जो भाई खड़े हुए हैं इनका पीटीआई से ताल्लुक है। मैं सबसे पहले आवाम का एक सवाल है जो मैं सबसे पहले एक बड़ा मासूमाना सवाल है ये कि मुस्लिम लीग नून का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी मुश्किलात नहीं थी, पीटीआई जो वादे करता था, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपको पता होगा वो वादा आज तक लोग याद, आम लोग हमेशा उस पे मीम्स बनाते हैं कि कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि बिल फाड़ने वाली बात। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई तो किसी दौर में नहीं रही और अब इतनी है, तो अवाम का आप सोचे कि क्या हाल है, पीटीआई के उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जैसा आपने एक तासुर बना के मुझे दिया है जो पाकिस्तान का हाल है, मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद आप सिंध हुकूमत का भी कहें। बिल्कुल, मैं उस सवाल का भी जवाब देता कि जो सूरत हाल है वो सारे दुनिया के सामने है। हमारी जो गवर्नमेंट बनी, हमारे जो लीडर, हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो लोगों से वादे किए, हम जैसे ही एक अमली हुकूमत बनाने में कामयाब हुए और अमली मैदान में हम आए हैं, उसके बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, पूरी दुनिया की जो सूरत हाल बनी, कोरोना जैसे वबा ने जैसे पूरी दुनिया की मईशत को अपनी जकड़ में लिया, पूरी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई। अच्छा, अब पूरी इकोनॉमी जहाँ पे कोलैप्स कर चुकी थी, हम इस दुनिया से अलग नहीं थे और बदकिस्मती से हमारे जो 72 साल जो गुजरे पाकिस्तान के, उस पर जो तर्ज हुकूमत रही, जो हुक्मरानी करते रहे लोग, उन्होंने जो इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ, इन लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया, हमारे ऊपर जो इतना गैर मुल्की जो कर्जा चढ़ा दिया, जिस दंदल में हम फंसे हुए थे, तो इन हालात में खान साहब की गवर्नमेंट, मुझे बताएंगे कि 3 साल में खान साहब के आने के बाद कितना कर्जा लिया गया और इससे पहले कितना कर्जा था? इस अच्छा सवाल ये होगा कि ये कहे कि ये क्यों लिया गया। असल में बात ये है ना कि कितना लिया गया, कितना पहले मौजूद था। अब सवाल ये बनता है कि ये क्यों लिया गया, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जिन हालात का शिकार हम थे, जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्ज़ों की जो हमें इंस्टॉलमेंट्स तक पे करनी थी, हम जब इस गवर्नमेंट में आए तो हम ग्रे लिस्ट में मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि हम वाइट लिस्ट में बैठे हुए थे, हम ग्रे लिस्ट में मौजूद थे। जो इकोनॉमिकली इन पैरामीटर्स को जानते हैं वो समझते हैं कि हम ग्रे लिस्ट में क्यों थे। अब हम अगर इस चीज़ में पढ़ जाएंगे तो एक अलग बहस हो जाएगी। हमें जो ये तोहफा दिया गया ग्रे लिस्ट का, आप ये देखेंगे अभी भी जो जितने भी इजलास हुए हैं उसमें हम अभी भी वहीं पे स्टेबल हैं, उसी ग्रे लिस्ट में हैं। जो नकात हमें दिए गए थे, हम तकरीबन वो सारे तमाम नकात पूरे कर चुके हैं। हमें जिस तरफ धकेल के खड़ा किया गया था, पाकिस्तान को जिस दहाने पे, तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया गया था, कर्ज़ों का बोझ लाद के जो हमारे ऊपर खड़ा कर दिया गया, उनकी अदायगी के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेने पड़े। अब भी हम उस अपने आप उस पोजीशन को हम स्टेबल करके बैठे हुए हैं। हम ग्रे लिस्ट में, जो कोशिश थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, पाकिस्तान दुनिया से बिल्कुल कट के रह जाए, वो ये साजिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। हम जो है ना चीज़ों को नेगेटिव वे से ही ना देखें, हम उसके पॉजिटिव असरात भी देखें। आज पाकिस्तान का मेयार पूरी दुनिया में, आज पाकिस्तानी कौम का मेयार पूरी दुनिया में वो नहीं रहा जो आज से पहले था। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने वादे किए थे नौकरियों के, घरों के और बहुत सारे वादे थे, वो कहाँ है? वो वादा कहाँ गया? वफा हुआ या वफा होने जा रहा है? 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल में वफा हो जाएगा वो वादा? कोई प्लानिंग्स है ऐसी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे किए गए थे, क्योंकि वादे करने वाला जो है ना वो एक तो बेईमान नहीं है और चोर नहीं है। वो मैंने पहले एक लफ्ज बोला, ईमानदारी पे तो शक है ही नहीं। ना उसके सरे महल हैं और ना उसके जो है ना बाहर मुल्क में कोई जायदादें हैं। तो रही जो मुल्क के लोगों से वादे किए गए, हमारी हुकूमत ने जो अवाम के लिए, जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च किए हैं, उससे मैं चाहता हूँ कि वो मुस्तफीद हों, लोग आगे बढ़ें, चीज़ों को समझें। असल में हमारे माशरे में जो ये नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, बंदा कोई भी जो है ना जो सुन के जो है ना वो बोलता है कि ये होगा नहीं। आप आए, आके उन चीज़ों को
آگے بڑھیں ان چیزوں کو. کامیاب نوجوان اتنا بہترین پروگرام ہے, اس میں ہمارے نوجوان جو ہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں آ کے اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب کنٹینر تو نہیں ہے میرے پاس, پر میں نارمل جو ہے اپنا بل پھاڑ سکتی ہوں, اس کی اجازت ہے؟ مطلب آگے تک یہ آواز ضرور پہنچائیے گا, کیونکہ میں تو خان صاحب کو بڑا جو ہے دیکھتی ہوں, فالو کرتی تھی, تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب خان صاحب آگے اب جو ہے بل ہمیں نہیں پھاڑنے پڑیں گے. خان صاحب نے کہا بل پھاڑ دے, تو اس ٹائم میں نے پھاڑ دیے تھے. تو اب کیا صورتحال ہے, بل پھاڑنا ہے یا انتظار کرنا ہے 2 سال کا؟ میں آپ کو تسلی دیتا ہوں, میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں, بلکہ پوری پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا بل پھاڑنے کا تھا, بے شک بالکل صحیح در حقیقت ٹائم تھا, لیکن آج قیادت ایماندار ہے, قیادت سچ پہ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مشکلات تو درپیش ہیں, لیکن ہمارا کپتان جو ہے وہ کھلاڑی ہے جس نے ہمیشہ مشکلات میں پرفارم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ نوبت جو ہے نا, ایک میسج میری طرف سے, میری عوام کی طرف سے نہیں, میری طرف سے اگر آگے پہنچ سکے تو ضرور کپتان صاحب کو کہیے گا کہ چور جو ہے نا ان کو سزا دیں, ہم عام عوام کو سزا نہ دیں. چور سے اس کے پیسے کھینچ کے لے آئیں, پر ہم عوام کے پاس اگر 2 پیسے ہم محنت کر کے کماتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو جا کے سولی پہ اپنے آپ کو ٹانگ دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, ہمارے لیے کچھ کریں اور ان سے لے کے آئیں. ہمیں نہ ماریں, ہمیں یہ نہ کہیں کہ اب کیا کریں, اب تو برداشت کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو, کیونکہ ایسے حکمران تھے ہمارے ساتھ, چور تھے وہ لوگ, چور تو چلے گئے کر کے, وہ خوش ہیں اپنی زندگی میں, وہاں لائف بڑی اچھی گزار رہے ہیں, اور ہم پس رہے ہیں. ہم بہت زیادہ, میں بھی یقین کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے کے جو 2 سال ہیں وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ہم امید بھی یہی کرتے ہیں, اور آگے بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ بہتری ضرور ہوگی. بلدیات کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ بلدیاتی نظام تو ویسے ہی آپ کراچی کی طرف رہتے ہیں, آپ کو پتہ کراچی کی کیا صورتحال تھی. اب یہ جو نیا سسٹم ہوا ہے بلدیات سے, یہ جو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں تھی, اگر یہ بھی چھین لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کری. ہم نے کل ہی ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ڈی ایم سی پہ, پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ ویسٹ کی طرف سے, اور 19 تاریخ کو ہم باقاعدہ ایک بھرپور احتجاج کرنے والے ہیں سندھ اسمبلی پہ. پوری کراچی کی عوام, پوری سندھ کی عوام اس میں شرکت کرے گی. میں آپ کو بتاؤں جو یہ سندھ کے ساتھ جو یہ مذاق کیا جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ اس وقت جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں, یہ افسوس کے ساتھ, اس پہ ہم سب کو بے حد افسوس ہے. اس پہ سندھ کے اوپر حکمرانی کرنے والے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے, جو نہیں رہا, اسے بھی افسوس ہوگا کہ ہم اس وقت جو کھڑے ہیں یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی کی لیمٹس میں کھڑے ہیں. یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے یہ شہر, یہ اس کی حالت ہے, یہ کراچی ہے. یہ اس کو یہاں پہ پہنچانے والے, اس کو یہاں تک انجام پہ لانے والے یہ سارے حکومتوں میں موجود ہیں اس وقت بھی. یہ جو کالا قانون جو بلدیات کی شکل میں ہمارے اوپر مارا گیا ہے, اس میں یہ بالکل یہ ایک دیہی سندھ کا منظر نظر آ رہا ہے. یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کو بھی بالکل جو ہے نا وہ ایک جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. مطلب اگر سمپل اگر الفاظ میں کہا جائے کہ سندھ حکومت سندھ سے محبت نہیں کرتی, سندھ کے لوگوں سے محبت نہیں کرتی, کراچی کے لوگوں سے محبت نہیں کرتی, اس لیے کراچی کو اور پستی کی طرف دھکیل رہی ہے. سندھ حکومت سندھ سے, سندھ کے رہنے والوں سے, سندھ کے آبائی لوگوں سے اپنا کوئی بدلہ لے رہی ہے, دشمنی کر رہی ہے. یہ جتنے لوگ جن سے آپ نے بات کی ہے یہ ہمارے بھائی اقلیتی ہیں یہ لیکن یہ اس دھرتی کے جو ہے نا یہ سپوت ہیں, اس دھرتی کے لوگ ہیں. یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ کس حال میں یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور یہ سندھ حکومت جو ہے اس دھرتی کی دشمن ہوئی ہوئی ہے, یہاں کے لوگوں کی دشمن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اس طرف آتی ہوں, ان سے بات کرتی ہوں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ اس طرح کہنا ہے کہ جس طرح ابھی باتیں ہوئی, آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی. یہاں پر آپ چند قدم آگے جائیں گے تو وہاں پہ تالاب بنا ہوا ہے, لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں عبداللہ گبل گوٹ میں ایک واٹر کی ایک سکیم دی گئی ہے, وہ 13 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے اس سے دے دیے, لوگوں نے کھا لیے. آج 12 سال ہوئے کہ لوگوں کو ایک گھونٹ تک پانی نہیں ملا, وہ 13 کروڑ روپے ضائع کر دیے. اصل میں دیکھیں اس وقت بلدیات کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے,
MNS और MPS का काम तो ये नहीं है कि वो सीवरेज लाइन का काम देखें या पानी का देखें, ये सारा काम बल्दियाती इदारों का है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ना सिर्फ गवर्नमेंट नज़र आती है और ना बल्दियात का कोई सिस्टम ये लोग लेके आ रहे हैं। और वो सिस्टम जो शहरियों की आसानी के लिए कि वो जा सके, अपने मसले हल कर सके अपने इलाकाई नुमाइंदे के साथ, लेकिन वो इलाकाई नुमाइंदा, अब अगर आप बताएं यहाँ से कोई काउंसलर बन के आएगा, चेयरमैन बन के आएगा, तो वो क्या कुछ कर, उसके हाथ बांध दिए गए। तो ये तो बात सारी इस तरह है कि बादशाह बने हुए हैं और बल्दियाती निज़ाम इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि ये मसले लोगों के हल होंगे। जब मसले हल होंगे तो फिर इनकी बादशाहत ही नहीं रहेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद हैं, जितने मसाइल हैं, जितने मसले हैं, ये आप देख रहे हैं। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी गांव देहात की तरफ आई हुई हूँ। मुझे शहरी ज़िंदगी जीते हुए ये लोग लग नहीं रहे, कोई फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं है। इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है ये आप देख रहे हैं। बल्दियात की तरफ से कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी, कोई कुछ भी इनको नहीं मिल रहा। और जो रही सही कसर थी वो अब नया जो सिस्टम होने जा रहा है, अब उसके चलते कराची और बुरे हाल को पहुंच सकता है। दुआ करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाए। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।